बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम जेटली। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका टाइटल है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो प्रिपरेशन थी पोस्टुलेट्स को पढ़ने के लिए। चैप्टर 1 में हमने थ्योरेटिकल फाउंडेशंस पढ़ी। चैप्टर 2 में हमने कुछ चीटा चीदा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स गेन किए जो हमें रिक्वायर्ड थे क्वांटम मैकेनिक्स को रीड आउट करने के लिए, पोस्टुलेट्स को पर्टिकुलरली रीड आउट करने के लिए। तो एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो अभी चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट हो रही है, जिसका जैसे टाइटल रिप्रेजेंट कर रहा है पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स हैं जो बुनियादी आप कह लें कि आप बुनियादी नुकात हैं इस थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये अब किस चीज पर ये बेस करते हैं ये पोस्टुलेट? डेफिनेटली ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स के ऊपर बेस करते हैं, इनकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के ऊपर बेस किए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इन पोस्टुलेट्स की वर्थ क्या है? ठीक है, वर्थ ये है कि जब भी किसी थ्योरी के पोस्टुलेट्स को चेक करना हो तो हम क्या करते हैं कि हम उनको अप्लाई करते हैं सर्टन सिस्टम्स के ऊपर, और जो थ्योरी के रिजल्ट्स होते हैं उनको फिर कंपेयर करते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से अगर थ्योरी के रिजल्ट मैच कर रहे हो तो इसका मतलब है कि जो थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हम लोगों ने तैयार किए हैं वो दुरुस्त हैं, ठीक है, और वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। यानी थ्योरी की वर्किंग ही उसका प्रूफ होती है कि ये थ्योरी सही है ये नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स के ये पोस्टुलेट्स और ये थ्योरी न सिर्फ वर्क करती है बल्कि हर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर ये बिल्कुल सही प्रिडिक्शन के साथ वर्क करती है। और इसकी बहुत सारी आप एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस देखेंगे इन फ्यूचर, जब आप इसकी और डेप्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी हम माइक्रो फिजिकल वर्ल्ड स्टडी कर रहे हैं तो हम क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब हम उसको एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करते हैं तो जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से वैलिड होती है और उसमें हाई एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थ्योरी है ये अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। सर आवाज़ बहुत कम आ रही है। आवाज़ अभी ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा, तो अब हम लोग इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो अभी जिस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स में आप देखते हैं कि हमारे पास दो बुनियादी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। एक हमें ज़रूरत होती है पोजीशन की और दूसरा हमें मोमेंटम की। अगर पोजीशन और मोमेंटम हमें नोन हो तो हम लोग बाकी चीज़ें वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी डायनामिकल वेरिएबल पोजीशन और मोमेंटम मालूम होने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पोजीशन और मोमेंटम जो है वो बुनियादी एलिमेंट्स हैं क्लासिकल फिजिक्स में। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो डेवलप करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को, और ये बुनियादी तौर पर 5 पोस्टुलेट्स हैं जिनमें हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो पोस्टुलेट है वो है स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आज हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, कल इंशाल्लाह हम इनको फिर डिटेल में वन बाय वन सारे पोस्टुलेट्स को उनकी डेप्थ में जाएंगे और उनकी मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना। आज हम उनको सरसरी तौर पर देखना चाहते हैं कि ये 5 पोस्टुलेट्स हैं क्या। पहला जो पोस्टुलेट है वो हमारे पास है स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? ये वेव फंक्शन को कहते हैं। किसी भी सिस्टम को क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले हमने जो काम करना होता है उसको एक वेव फंक्शन असाइन करना होता है, ठीक है। और वो कैसे असाइन करना होता है ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
सिस्टम का एक पोटेंशियल होता है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, उसकी मदद से हम स्टेट ऑफ द सिस्टम एवेल्युएट करते हैं। तो ये सबसे बुनियादी और बेसिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की, और बेसिक पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का, कि हर सिस्टम की, हर फिजिकल सिस्टम को स्पेसिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टेट वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ अ वेव फंक्शन। और वो क्या है, हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग करता है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि n डायमेंशनल स्पेस होती है, उसे बिलोंग करता है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम है। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या चीजें ये ओबे करनी चाहिए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो पहला पोस्टुलेट हमारे पास हुआ स्टेट ऑफ द सिस्टम। दूसरा पोस्टुलेट है ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है ना। ये क्या चीज है, ये है कि हर मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, ठीक है, जो कि किसी भी आइगन स्टेट पर ऑपरेट होने के बाद एक वैल्यू देता है, जिसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। और वो जो ऑपरेटर इस तरीके से होना चाहिए कि वो स्टेट के, किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेट होने के बाद आइगन वैल्यू दे और फिर स्टेट को अनचेंज छोड़ दे। तो अब इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ बताया था कि जैसे पोजीशन है तो पोजीशन ऑपरेटर होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, मोमेंटम है तो मोमेंटम ऑपरेटर होगा, इसी तरीके से एनर्जी है तो एनर्जी ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन होगा, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो है ये हमारे मुख्तलिफ डायनामिकल वेरिएबल्स जो क्लासिकल फिजिक्स में उनके कॉरस्पॉन्डेंस में यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं, और हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द वेरियस सिस्टम्स। उसके बाद तीसरा पोस्टुलेट हमारे पास है मेजरमेंट्स एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर। इसमें ये होता है कि हमारे पास एक आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक ऑपरेटर है, ठीक है, और उसको हम किसी स्टेट साई फंक्शन ऑफ टी पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट में हमें एक आइगन वैल्यू मिलती है, ए एन जो है ना वो कोई स्केलर वैल्यू है जो कि रियल या कम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, और फिर वही स्टेट वापस आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला हमारे पास पोस्टुलेट हो गया स्टेट। दूसरा ये है कि हमें एक ऑपरेटर की जरूरत है, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि उस ऑपरेटर को स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तीसरे पोस्टुलेट के अंदर। पहले में हमने स्टेट को और ऑपरेटर को अलग अलग से डिफाइन किया कि वो क्या होते हैं, ठीक है। तीसरे में हमने क्या कर रहे हैं कि हम इस ऑपरेटर को स्टेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, और उस इक्वेशन के रिजल्ट में हमें मिलेगा क्या, हमें आइगन वैल्यूज मिलेंगी। इन आइगन वैल्यूज के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर, मतलब पोजीशन ऑपरेटर है तो यहाँ पर पोजीशन के लिहाज से आइगन वैल्यूज आएंगी। अगर ये एनर्जी ऑपरेटर है तो यहाँ पर एनर्जी आइगन वैल्यूज आएंगी, और वहां से हमें सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो तीसरा हम पहला काम ये है कि हम पोजीशन को स्टेट को और ऑपरेटर को अलग अलग डिफाइन करते हैं दो पोस्टुलेट्स में। तीसरे पोस्टुलेट में हम उनसे एक आइगन वैल्यू इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन बनाते हैं जो हमें मुख्तलिफ वैल्यू देती है। चौथा जो पोस्टुलेट है वो ये है कि हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम है। ये बात याद रखनी है, जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज डिटरमिनिस्टिक इन नेचर while quantum mechanics is probabilistic in nature। quantum mechanics में हमें probability मिल सकती है किसी स्टेट की, हम डिटरमिन नहीं कर सकते कोई स्टेट, और वो प्रोबेबिलिटी कैसे मिल सकती है, वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास साई स्टेरिक इनटू साई से मिलती है, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इनको डिफाइन किया गया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा के लिए अलग से डिफाइन किया गया और कॉन्टिन्यूस के लिए अलग से। डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं, हम समेशन साइन यूज करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज को, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर एन जो है ना वो कोई डिजिट है, 1 है, 2 है, 3 है, तो साई 1 का टोटल स्टेट के साथ प्रोबेबिलिटी, साई 2 की टोटल स्टेट के साथ, और फिर हम एंड पे उनको सम करेंगे टोटल निकालने के लिए, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस सिस्टम में क्या करते हैं, तो उसमें हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि सारी प्रोबेबिलिटीज को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बहरहाल आप इसमें सिर्फ ये भी इतना कि आप याद रख सकते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है क्वांटम मैकेनिक्स का,
चौथा पोस्टुलेट ये क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक अजम्पशंस में से एक अजम्पशन है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, और वो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हम साई स्टेरिक साई इनटू लेंथ एलिमेंट और एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट मल्टीप्लाई करके हम वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो चारों पोस्टुलेट थे ये एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल स्टेट है तो स्टेट एट अ टाइम, एक खास टाइम है उसके ऊपर स्टेट क्या है सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटर है तो ऑपरेटर एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि एक टी नॉट टाइम है या टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड टाइम है, उसके ऊपर ऑपरेटर की क्या वैल्यू है। आइगन वैल्यू इक्वेशन है तो वो भी एक खास वक्त के ऊपर है, मतलब टी इज इक्वल टू टी नॉट या टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड या कोई टाइम फिक्स करके हम उसके ऊपर वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी है तो वो भी हमें खास वक्त के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो चार पोस्टुलेट्स हैं वो स्टैटिक हैं, यानी एक खास टाइम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर हम डायनामिक्स में जाएं, यानी कि हम ये मालूम करें कि अगर इस वक्त पर हमें किसी सिस्टम की स्टेट का पता है और हम किसी टाइम लेटर टाइम पर वही स्टेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टी नॉट टाइम पर हमें फंक्शन का पता है और हम क्या कहते चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम किसी टाइम टी जो कि लेटर है, टी इज ग्रेटर देन टी नॉट है, यानी कोई लेटर टाइम के ऊपर सिस्टम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम को देखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात की ना, कि स्टैटिक का मतलब ये होता है कि खास वक्त के ऊपर जो है वो अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करना, और डायनामिक का मतलब ये होता है कि हम किसी लेटर टाइम के ऊपर देखें कि सिस्टम एवॉल्व कितना हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स में अक्सर और बेशतर ये होता है कि सिस्टम एवॉल्व हो रहा होता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है सिस्टम जो है वो उसमें कुछ चेंजेस आ रही होती है, जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं, टाइम एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है। और वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ। ठीक है ना। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास होती है एच साई, यानी एच आपके पास हैमिल्टोनियन, साई वेव फंक्शन इक्वल टू ई साई, यानी एनर्जी इनटू द वेव फंक्शन। जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है एनर्जी की, वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। एक हमारे पास होती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वो हमें ये दी हुई है, ये है कि आप टोटल एनर्जी को वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर रहे हैं, ये देखें। ठीक है। और उसके रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, आपके पास टाइम एवोल्यूशन का एक फैक्टर मिल रहा है, यानी यहाँ पर जो टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन है ना, वो होता है आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी के बराबर होता है। ठीक है ना। टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन क्या होता है, आयोटा एच कट पार्शियल बाई पार्शियल टी, तो एच को रिप्लेस किया गया है आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल टी से। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाती है, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है, जिससे हम टाइम एवोल्यूशन मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लेटर टाइम के ऊपर वेव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट फोर पोस्टुलेट हैं, डिस्क्राइब द सिस्टम एट अ गिवन टाइम, एक खास वक्त के ऊपर सिस्टम को डिफाइन करते हैं। द फिफ्थ शोज हाउ दिस डिस्क्रिप्शन इवॉल्व्स इन टाइम। पांचवा जो है वो क्या बता रहा है कि कैसे ये सिस्टम इवॉल्व करेगा टाइम के साथ। तो ये पांच पोस्टुलेट्स थे क्वांटम मैकेनिक्स के, जो कि डायरेक्टली बेस कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स के ऊपर, और लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिनकी बाद जो है ना वो श्रोडिंगर और हेजनबर्ग इस इन 5 पोस्टुलेट्स को उन्होंने फार्मूलेट किया क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी को डेवलप करने के लिए। और ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये डेफिनेटली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स को आगे स्टडी करने के लिए, क्योंकि इन्हीं को लेकर हम चलेंगे। कोई भी सिस्टम हमें देखना होगा, सबसे पहले हम सिस्टम की स्टेट डिफाइन करेंगे, फिर हम सिस्टम की जो है वो ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम आइगन वैल्यू इक्वेशन बनाएंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन के बाद हम लोग उसकी प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम देखेंगे, और फिर अगर हमें ज़रूरत होगा तो हम उसकी टाइम एवोल्यूशन को रिकॉर्ड करेंगे कि अगर लेट्स से इस टाइम पर मैंने कैलकुलेट किया है वेव फंक्शन, तो किसी लेटर टाइम पर वेव फंक्शन मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये टाइम एवोल्यूशन है। यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।
किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर लें। जी मुबशर खान। जी मुबशर खान क्वेश्चन पूछें। सर डायमेंशन में हम टाइम एवोल्यूशन की बात कर सकते हैं? किस में? पैरेलल डायमेंशन के कंसेप्ट में सर। पैरेलल डायमेंशन के कॉन्सेप्ट में टाइम एवोल्यूशन की बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। टाइम एवोल्यूशन किसी भी सिस्टम में हम कर सकते हैं जब सिस्टम इवॉल्व हो रहा हो, और मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो है वो इवॉल्व हो रहे होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो सिस्टम अपनी एक्चुअल उस कंडीशन में नहीं होता बल्कि एक डिफरेंट कंडीशन में चला जाता है। तो फिर वो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि क्लासिकल में भी हैं कुछ। फॉर एग्जांपल अब वो इनिशियल वेलोसिटी अगर पता है सिस्टम की, ठीक है, तो आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये एक्चुअली टाइम एवोल्यूशन ही है। जी हाशिम खान आप क्वेश्चन पूछें। ठीक हो गया सर। जी हाशिम खान। जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही जी। हाशिम खान आपका इंटरनेट शायद स्लो हो, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी असमतुल्ला खान। सर मैं पूछ रहा हूँ। सर जी मैंने पूछना था सर जी, चैप्टर 2 के जैसा कि आपने कहा प्रॉब्लम नहीं करने और एग्जांपल भी नहीं करनी सर जी उसकी। हाँ वो भी स्किप कर सकते हैं, फिर वक्त सिर्फ लेक्चर आप प्रिपेयर कर लें, फिर वो मैं आपको समझाऊंगा फेस टू फेस इंशाल्लाह। ओके सर जी, थैंक यू। जी 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 मुबशर खान। ओके ऑलराइट, अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दें, मैं इंशाल्लाह उसको जवाब दूंगा। जी ओके ऑलराइट, अभी भी कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।